हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। प्यारे साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडी साइंस ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आगामी आरआरबी पैरामेडिकल वैकेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। हालांकि आप लोगों ने पहले ही इसका कैलेंडर देख लिया है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट है कि सर फॉर्म कब तक आ जाएगा, इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, कितने पोस्ट यहाँ पे हो सकते हैं, पोस्ट का नाम क्या रहेगा, पे ग्रेड हमारा यहाँ पे क्या मिलने वाला है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कि कौन सा इसमें योग्यता मांगा जाएगा, एज रिलैक्सेशन में क्या हमको कितना एज मिलेगा, यानी कि लोअर एज और अपर एज यहाँ पे क्या होने वाला है। क्योंकि सभी बच्चे 2 से 3 मंथ पहले अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहते हैं ताकि उनका वहां पे सिलेक्शन हो जाए। लेकिन जब आपको सिलेबस नहीं पता रहेगा, पोस्ट के बारे में कुछ अता पता नहीं रहेगा, एज के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कुछ पता आता नहीं रहेगा, तो आप लोग अपना प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे। तो इसी के माध्यम से हम लोग आज आरआरबी के जो पैरामेडिकल है, जिसमें हम लोग लैब टेक्नीशियन के बारे में डिस्कस यहाँ पे अच्छे तरीके से करने वाले हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग कैलेंडर को देख लेते हैं। यानी कि हाल में ही जो आपका आरआरबी के द्वारा कैलेंडर निकाला गया है, इसमें आपका वैकेंसी कब आने वाला है, पैरामेडिकल का वैकेंसी कब आने वाला है, इसको यहाँ पे हम लोग समझते हैं। देखिए, जनवरी से मार्च के बीच में आपका एलपी की वैकेंसी आने वाली थी। अप्रैल से लेकर जून के बीच में आपके टेक्नीशियन की वैकेंसी आने वाली थी, जो कि आपके मार्च में ही टेक्नीशियन की वैकेंसी रिलीज कर दी गई है। उसके बाद में आपका जुलाई से सितंबर के बीच में बात करेंगे, तो इसमें आपको यहाँ पे जूनियर इंजीनियर और साथ में यहाँ पे आपको पैरामेडिकल कैटेगरी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आपका जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में आपके पैरामेडिकल की वैकेंसी आ जाएगी। लेकिन सर, आएगी वैकेंसी, उससे पहले हमें पता चल जाना चाहिए कि एक्चुअली में हमारा सिलेबस क्या है, एज रिलैक्सेशन क्या है, पोस्ट किस नाम से आते हैं, लगभग कितने पोस्ट हो सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पे हम लोग अच्छे तरीके से डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, आगे जो आपका पीडीएफ ओपन होगा, ये आपका आरआरबी का 2019 का पीडीएफ रहेगा। यानी कि जो पैरामेडिकल का 2019 में वैकेंसी निकली थी, उसी वैकेंसीज के हिसाब से, उसी पीडीएफ के हिसाब से हम लोग समझेंगे कि एक्चुअली में हमारे यहाँ कौन कौन से पोस्ट आने वाले हैं पैरामेडिकल में, इनका पद क्या हो सकता है, सिलेबस क्या रहेगा, एज रिलैक्सेशन में क्या मिलेगा, ये सब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं 2019 का पीडीएफ। ठीक है, क्या देखते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 2019 का पीडीएफ देखते हैं। तो कुछ इस तरह से आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ये आपका पीडीएफ रहेगा। और उसके बाद में अगर हम बात करेंगे, थोड़ा आगे बढ़ेंगे, तो कुछ इस तरह से आपकी वैकेंसी निकली थी। ठीक है, इसमें लिखा था कि डेट ऑफ पब्लिकेशन एम्प्लॉयर न्यूज, यानी कि कब आपका ये न्यूज यहाँ पे, ठीक है, शो हुआ। उसके बाद में फॉर्म को आप अप्लाई कर पाओगे, रजिस्ट्रेशन कब अपना कर पाओगे, पेमेंट ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में कब तक कर पाओगे, ये सब यहाँ पे आपका दिया गया था। ठीक है, उसके बाद में आपका एग्जाम कैसे होता है, तो आपका सीबीटी एग्जाम होता है। क्या होता है भाई, आपका यहाँ पे आपका सीबीटी एग्जाम होता है। सबसे पहले आपको ये पता करना है, ठीक है, कि आपका जो एग्जाम होगा आपके कंप्यूटर बेस्ड होंगे। ठीक है, तो इससे जो आपके कह सकते हो धांधली वगैरह की जो समस्या होती है, ये आपका यहाँ पे नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज और समझ लेना है। ठीक है, ज्यादा कुछ इसमें हमको नहीं देखना है, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो चीज हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, देखना है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या देख लिया, सबसे पहले आपका, ठीक है, कैलेंडर देख लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं 19 नंबर पेज पे। ठीक है, 19 नंबर पेज पे आपको क्या दिखाई देगा भाई साहब, ठीक है, 19 नंबर का जो पेज है, इसमें हम लोग देखेंगे एक्चुअली में कि आपका जो है पेपर किस प्रकार से होता है। ठीक है, बाद में वैकेंसीज को देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देखेंगे, एक्चुअली में आपका कितने नंबर का पेपर होता है, इसमें प्रोफेशनल एबिलिटी कितनी होगी और अदर आपके जो है नॉन टेक्निकल पोर्शन कितने होंगे। तो देखो 13.7 नंबर पेज पे आपका मतलब कॉलम पे आपका लिखा हुआ है कि आपका जो सब्जेक्ट रहेगा वो आपका प्रोफेशनल एबिलिटी, यानी कि अगर आप लैब टेक्नीशियन का कोर्स किए हैं तो आपका लैब टेक्नीशियन का यहाँ पे आएगा, फार्मेसी का किए तो फार्मेसी का, ठीक है, नर्सिंग का किए हो तो नर्सिंग का, एक्सरे का किए हो तो एक्सरे का। कितने क्वेश्चन रहेंगे आपके, 70 क्वेश्चन, यानी कि 70 क्वेश्चन आपके यहाँ पे रहेंगे और मार्क कितना मिलेगा आपको, यहाँ पे 70 मार्क मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपका यहाँ पे 10 नंबर आपका जनरल अवेयरनेस का, अर्थमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग आपका 10 नंबर। ठीक है, जनरल साइंस भी आपका रहेगा 10 नंबर का। ठीक है, यानी कि 10 क्वेश्चन रहेंगे आपके किसके, जनरल अवेयरनेस के 10 नंबर के, जनरल अर्थमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग आपका 10 नंबर का, और आपका जनरल साइंस कितने का हो जाएगा, 10 नंबर का। टोटल कितना हुआ भाई, टोटल आपका यहाँ पे 100 नंबर का क्या होगा, पेपर होगा। कैसे होगा, सीबीटी माध्यम से यहाँ पे आपका पेपर कराया जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग आपका 1/3 का होगा। ठीक है, कितना होगा आपका नेगेटिव मार्किंग, आपके 1/3 का होगा। एक चीज यहाँ पे ध्यान रख लेना भाई, मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क आपका यहाँ पे प्रिस्क्राइब किया गया है अंडर, ठीक है, यानी कि आपका जनरल के लिए, ओईडब्ल्यूएस के लिए कितना, 40%, कितना भाई,
40%। जैसे कि आपका ईएसआईसी में हुआ था ना, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में सब हक्के बक्के रह गए थे, तो पहले ही अपना देख लो ना, उसी तरह से अपना प्रिपरेशन करो कि अगर आप जनरल कैटेगरी से आ रहे हो या फिर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आ गए हो तो आपको 100 में से कितना नंबर लाना है, लगभग आपको 40 नंबर लाना है। अगर आप ओबीसी और एससी हो तो आपको 30% मार्क लाना होगा, और अगर आप एसटी हो तो आपको 25% मार्क लाना होगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पे पहले ही ध्यान में रखना है कि 40% मार्क आपको जनरल के अगर हो तो आपको लाना है, किसमें से, 100 में से। ठीक है, 100 में से आपको 40% मार्क लाना है, तभी आप पास माने जाओगे, वरना आप क्या जाओगे, फेल हो जाओगे भाई साहब। क्या हो जाओगे आप, यहाँ पे आपको फेल घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। क्या समझ में आया कि जो एग्जाम होगा सीबीटी के माध्यम से होगा, 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें 70 नंबर होगा वो आपका प्रोफेशनल होगा, यानी कि आपके लैब टेक्नीशियन, फार्मेसी, जो भी आप टेक्निकल की हो वहां से होगा। और आपका जो 30 नंबर है वो आपका क्या होगा, आपका नॉन टेक्निकल होगा, जिसमें आपके 10 नंबर जनरल अवेयरनेस है, 10 नंबर आपके जनरल अर्थमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग मिला के, और जनरल साइंस आपका कितने का हो जाएगा, 10 नंबर का यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग देखेंगे अगला पॉइंट। ठीक है, अगला पॉइंट के लिए आपको जाना पड़ेगा 42 नंबर के पेज पे। ठीक है, किस पे, आपको 42 नंबर के पेज पे। 42 नंबर का पेज आपका क्या रहेगा, देखो भाई 42 की अगर बात करोगे तो यहाँ पे पोस्ट दिखाया जाएगा। ठीक है, यानी कि जो आपकी आगामी वैकेंसी आएगी तो इसमें आपके पोस्ट यहाँ पे दिखाए जाएंगे। अब देखो भाई, यहाँ पे जो आपका लेवल वगैरह है ये दिया गया है, पोस्ट भी कितने वैकेंसी निकली है ये अभी यहाँ पे नहीं दिखाया गया। ठीक, तो देखो अगर हम डाइटिशियन की बात करेंगे तो लेवल 6 का रहेगा, स्टाफ नर्स का इस तरह से लेवल 7 का, सॉरी डाइटिशियन का भी 7 का और आपके स्टाफ नर्स का भी 7 का। ठीक है, पे आपका जो है कुछ इस तरह से पे ग्रेड यहाँ पे दिया जाएगा, और आपका जो क्वालिफिकेशन है ये भी यहाँ पे आपका दिया गया है। हमें किसका काम है भाई, हमें यहाँ पे जरूरत है किसका, हमें जरूरत है लैब टेक्नीशियन का। तो हम लोग चलते हैं लैब टेक्नीशियन वाले पेज पे और लैब टेक्नीशियन को देख लेते हैं एक्चुअली में इसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा। ठीक है, चलो देखो, अगर मैं बात करूंगा किसके लिए भाई, बीएमएलटी और डीएमएलटी वालों के लिए। ठीक है, बीएमएलटी और डीएमएलटी वालों के लिए तो 7 नंबर का जो एक पोस्ट होता है, ठीक है, लैब सुपरिटेंडेंट का। ठीक है, किसका, लैब सुपरिटेंडेंट का ग्रेड 3 का पोस्ट होता है। ये आपकी आरआरबी में वैकेंसी निकलती है लैब टेक्नीशियन वालों के लिए। पे का जो ग्रेड होता है 6 का होता है, आपको 35,400 से शुरुआत होगा। ठीक है, लोअर एज आपका कितना रहेगा, आपका 18, यानी कि अगर आप 18 साल के हो तो फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे, और अपर जो आपका एज लिमिट होता है वो आपके 33 का, यानी कि 33 साल से ऊपर वाले फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम के ग्रुप में भेज दूंगा, वहां पे देख लेना। वहां पे ये भी दिया गया कि कब से कब तक आपका 18 माना जाएगा और कब से कब तक आपका 33 वर्ष माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपका जो लैब सुपरिटेंडेंट का पोस्ट निकलता है, उसमें आपका क्या क्वालिफिकेशन मांगा जाता है, तो बीएससी विथ बायोकेमिस्ट्री, यानी कि सबसे पहले ग्रेजुएशन की बात किया जाएगा। ठीक है, आपका किसका, ग्रेजुएशन का बात किया जाता है, और ग्रेजुएशन में आप क्या करोगे, बीएससी विथ बायोकेमिस्ट्री से हो, या फिर आप माइक्रोबायोलॉजी से हो, या फिर आप लाइफ साइंस से हो, या फिर बीएससी विथ केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एज मेन और ऑप्शनल सब्जेक्ट। यानी कि आपने क्या किया, आपने बीएससी सबसे पहले किया, बीएससी में आपका अगर मेन सब्जेक्ट है केमिस्ट्री और क्या आपका बायोलॉजी। ठीक है, या तो केमिस्ट्री या तो बायोलॉजी, मतलब दोनों है तो भी ठीक है, और अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में भी तीनों साल में अगर वो रहा है केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तब भी आपका यहाँ पे बीएससी माना जाएगा, आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। साथ में यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, आर इक्विवेलेंट प्लस डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, यानी कि डीएमएलटी, आर इक्विवेलेंट कोई डिग्री, यानी कि आपका क्या होना चाहिए, या तो आपका बीएससी के साथ में होना चाहिए, यानी कि बीएससी आप किए हो साइंस साइड से, साइंस स्ट्रीम से, जिसमें आपका ठीक है बायोलॉजी और केमिस्ट्री मेन सब्जेक्ट या फिर सेकेंडरी सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास डीएमएलटी का डिग्री यहाँ पे होना चाहिए, या फिर आपका यहाँ पे बीएससी एमएलटी यानी कि बीएमएलटी का डिग्री आपके पास होना चाहिए। किसकी, या तो आपके पास बीएमएलटी का डिग्री यहाँ पे होना चाहिए, तब आप यहाँ पे लैब सुपरिटेंडेंट का पोस्ट अप्लाई कर पाओगे। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। ओके भाई, देखो हम यहाँ पे पोस्ट नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है, कि कितना पोस्ट आ रहा है ये मैं नहीं बता रहा हूँ। ये जो पीडीएफ है आपके 2019 का है, जो भी पोस्ट दिया रहेगा उसी के अनुसार आप अनुमान लगा लेना कि कितना पोस्ट आपका आ रहा है। मैं यहाँ पे एक्चुअली में क्या बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि क्या हो सकता है पे लेवल, उसके बाद में क्वालिफिकेशन क्या आपका आता है, ये सबके बात यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। ठीक, बात समझ में आ गई। दूसरा जो आपका यहाँ पे एक पोस्ट निकलता है लैब अटेंडेंट का, किसका आता है भाई, आपका यहाँ पे लैब असिस्टेंट का, सॉरी अटेंडेंट का नहीं, लैब असिस्टेंट ग्रेड सेकेंड का। क्या, लैब असिस्टेंट ग्रेड सेकेंड का एक वैकेंसी निकलता है आपके रेलवे में। इसका जो पे लेवल होता है आपका, ठीक है, 21,700 से शुरू होता है,
ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। एज जो आपका लोअर वाला एज होगा वो 18 साल और जो अपर वाला एज होगा वो आपका 33 एज का होना चाहिए। ठीक, क्या यहाँ पे योग्यता मांगा जाएगा? तो 12 पास रहो, ठीक है, यानी कि 10+2 रहो। किससे भाई? साइंस स्ट्रीम से आप 10+2 रहो। और उसके बाद में डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, यानी कि उसके बाद में आपका डीएमएलटी, यानी कि 12 पास रहो, फिर आपके पास क्या हो जाना चाहिए? आपके पास डीएमएलटी हो जा रहा है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। उसके बाद में यहाँ पे मांगा गया है सर्टिफिकेट कोर्स आपका अगर है एमएलटी का, तो भी आप अप्लाई कर पाओगे। यानी कि आपके पास 2 वर्ष का अगर मिनिमम डीएमएलटी या फिर कोई अदर लेबोरेटरी का कोर्स है, तो आप इस फॉर्म को क्या कर पाओगे? अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। पीडीएफ में भेज दूंगा और जो यहाँ पे लिखे हैं डिटेल उसको भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। क्लियर हो गया? तो वैकेंसीज के बारे में समझ पाए क्या क्या निकलता है। एक आपका लैब किसका आता है? लैब सुपरिंटेंडेंट का आता है, और दूसरा आपका लैब असिस्टेंट का पोस्ट आता है। किसका? लैब सुपरिंटेंडेंट का, और दूसरा आपका लैब असिस्टेंट का पोस्ट यहाँ पे आपके निकाले जाते हैं। किसके द्वारा? रेलवे के द्वारा। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्वालिफिकेशन को देखने के बाद यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि हमारे आरआरबी में कितने पोस्ट आपके लैब टेक्नीशियन के निकलने वाले हैं। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे आरआरबी में लैब टेक्नीशियन के कुल कितने पोस्ट निकलने वाले हैं ये तो एग्जैक्ट बता पाना मुश्किल है, लेकिन अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से आपके लैब टेक्नीशियन के अच्छे पोस्ट आए थे, यानी कि आपके अजमेर, इलाहाबाद, इन सभी को मिला के आपके लैब असिस्टेंट और साथ साथ में आपका जो लैब सुपरिंटेंडेंट का पोस्ट था, इसमें अच्छे खासे पोस्ट आए थे। और हम लोग ये भी अनुमान लगाते हैं कि इस बार भी हम लोग के पास अच्छे खासे यहाँ पे पोस्ट देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे जो मेन पॉइंट है, सिलेबस क्या होगा सर? वैकेंसी तो आती रहेंगी कि कितनी वैकेंसी आएंगी कितनी नहीं, ये तो कंफर्म कर पाना एकदम से मुश्किल है, लेकिन हम लोग सिलेबस को यहाँ पे देख लेते हैं कि एक्चुअली में आपका सिलेबस कौन सा रखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा भाई किसकी? सिलेबस की, तो कुछ इस प्रकार से आपका सिलेबस देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर मैं बात करूंगा लैब सुपरिंटेंडेंट की, तो यहाँ पे आपका क्या क्या देखने को मिलेगा भाई? यहाँ पे आपके सबसे पहले पूछा जाएगा क्या? सोशियोलॉजी, उसके बाद में आपका साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, फिर आपका बेसिक केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री, जनरल मेथोडोलॉजी, उसके बाद में आपके फिजिक्स, हिस्टोपैथोलॉजी, साइटोटेक्नोलॉजी, उसके बाद में आपका क्लिनिकल पैथोलॉजी, बेसिक हेमेटोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, ठीक है, उसके बाद में आपका ठीक है एंटोमोलॉजी, उसके बाद में आपका क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, कोगुलेशन एंड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन, इम्यूनोहेमेटोलॉजी, वायरोलॉजी, माइकोलॉजी, एडवांस सेरोलॉजी। इतने आपके सिलेबस में मेंशन पॉइंट है, इन्हीं से आपके प्रश्न जो है बनेंगे। ये ध्यान रहे, ये आपका जो पोर्शन था 70 नंबर का पोर्शन था, और जो आपका 30 नंबर का है उसको हम अभी डिस्कस कर लेंगे कि एक्चुअली में आपका उसमें से क्या क्या पूछा जाएगा। ठीक, तो ये किसका हो गया? आपका ये लैब सुपरिंटेंडेंट का हो गया। और दूसरा हम यहाँ पे देख लेते हैं किसका? जो आपका लैब असिस्टेंट का पोस्ट था। किसका? जो हमारा लैब असिस्टेंट का पोस्ट है उसको यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं कि उसमें आपका क्या पूछा जाएगा। ठीक है, 16 नंबर पे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है लैब असिस्टेंट का सिलेबस। ठीक है, इसमें आपका एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, उसके बाद में बायोकेमिस्ट्री, फंडामेंटल एंड मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, हेमेटोलॉजी और आपका ब्लड बैंकिंग। ठीक है, तो इतना सिलेबस आपका बनेगा लैब असिस्टेंट में। थोड़ा सा जो है आपका लैब सुपरिंटेंडेंट का है उसमें थोड़ा सा ज्यादा आपका सिलेबस मेंशन है। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे नॉन टेक्निकल वाली बात। ठीक है, यानी कि आपका ये हो गया टेक्निकल के, और नॉन टेक्निकल में आपका क्या पूछा जाएगा? तो देखो भाई, नॉन टेक्निकल में सबसे पहले आपका जनरल अर्थमेटिक, जिसमें आपके नंबर सिस्टम, मोडा मास, ठीक है, डेसिमल्स, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, ठीक है, रेशियो, प्रोपोर्शनल, परसेंटेज, मेजरिंग, जितने भी लगभग मैथ के टॉपिक है ये मेंशन है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, आपके पूछे जाएंगे। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में भी आपका कुछ यहाँ पे दिया है, कोडिंग डिकोडिंग है, ठीक है, उसके बाद में आपका ठीक है रिलेशंस है, सिम्बल्स है, जबलिंग है, वेन डायग्राम है, ये सब आपके यहाँ पे पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस की अगर बात करेंगे तो करंट अफेयर आपका, इंडियन जियोग्राफी, कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन पॉलिटी एंड ठीक है कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है, एक इंडियन इकोनॉमी, ये सब आपके जो है आपके नॉन टेक्निकल वाले पोर्शन में पूछे जाएंगे, यानी कि 30 नंबर से आपके पूछे जाएंगे। इसका जो पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप लोग इसका जो सिलेबस है अच्छे तरीके से देख पाओ, अपना पढ़ाई यहाँ पे स्टार्ट कर दो। ठीक है, बहुत अच्छी खासी पोस्ट आपके ठीक है आरआरबी में भाई सब आती है, और पढ़ने की जरूरत बस है और आपका सिलेक्शन वहाँ पे हो जाता है। थोड़े से पढ़ने से मात्र से आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, इसलिए ध्यान रहे लैब टेक्नीशियन वाले स्टूडेंट अच्छे तरीके से पढ़ाई करना शुरू कर दो ताकि आपका आने वाली वैकेंसी में अच्छे तरीके से सिलेक्शन हो जाए। वैकेंसी आपका जून से लेकर सितंबर के बीच में आ जाएगा, एकदम श्योर है कि आपका आ जाएगा, बस आपकी पढ़ाई में ही कमी रहेगी, आपके वैकेंसी जाने में कमी नहीं देखने को मिलेगी। ध्यान रहे जितने उत्तर प्रदेश वाले स्टूडेंट हो भाई, अगर आपकी स्टेट में नहीं आ रहा है, सेंट्रल की तो वैकेंसी आ रही है, उसमें तो अपना प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करो, उसमें तो अपना यहाँ पे ठीक है सफलता हासिल करो। तो ध्यान रहे
ठीक है, पढ़ना आपको ही पड़ेगा। हम आपका जितना भी हेल्प कर सकते हैं पढ़ाई के साथ, नोटिफिकेशन के साथ, नोट्स के साथ, उतना हम यहाँ पे हेल्प करते रहेंगे। ठीक है, अगर आपको नंबर वगैरह की जरूरत है, आपको कॉल करने की जरूरत है, कुछ डाउट्स है, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, 9532003280। ठीक है, इस पे आप क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हो, और 10 से लेकर 4 के बीच में आप यहाँ पे कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा। ठीक है, और साथ में हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, हमारा आईडी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर हमने बता ही दिया है, टेलीग्राम का भी लिंक वहां पे मिल जाएगा, वहां पे अपना पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। इस तरह से आरआरबी की जो वैकेंसी आने वाली है इसके बारे में हमने डिटेल यहाँ पे आपको बता दिया है, क्या सिलेबस रहेगा, एज क्या रहेगा, वैकेंसी किस किस नाम से आती है, ठीक है, उसके बाद में आपकी वैकेंसी कब आ सकती है, इन सभी के बारे में हमने यहाँ पे अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया है। अगर कोई डाउट है तो पीडीएफ भी मैं भेज दूंगा, उसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। हमें उम्मीद है आपको ये नोटिफिकेशन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।